सुस्त राम बने चुस्त राम। ये कवर चित्र है दोस्तों। चंदन नगर में एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। नाम था सुस्त राम। वह रात को राजमहल में पहरेदारी का काम किया करता था और उसकी माँ उससे आलसीपन से बेहद परेशान थी। अरे निकम्मे, उठ, काम पर नहीं जाना क्या? अरे खटिया सिर पर उठा रखी है माँ, अभी तो सोया हूँ ही कहा हूँ मैं। अरे कहा, क्या कहा? अरे मूर्ख, शाम होने वाली है, मैं कहती हूँ कि कहता है कि अभी सोया है। खुर, कम वक्त, ठहर, कम वक्त, अभी खबर लेती हूँ तेरी। अरे अरे, बू, इस कड़ाके की सर्दी ने मैं नहला दिया। किट 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 किट। अब उठता है भी या और पानी लाऊं? एक मटका पानी। उठता हूँ उठता हूँ उठता हूँ अम्मा। उफ, भगवान ऐसी सटियाई माँ किसी को न दे। उफ, भगवान ऐसा आलसी बेटा किसी को न दे। और फिर तैयार होकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। देर हो गई है, कहीं महाराज नाराज ना हो। चुपचाप कर जाकर पहरेदारी पर तैनात हो जाऊं, किसी को मेरे देर से आने की कानों कान खबर न होगी। ठहरो, आई कहाँ फंस आई? ये उल्लू ने टोक दिया। ओह, ओ- ओह महाराज, आप, प्रणाम। हे ठीक है ठीक है। सुस्त राम, हमें खबर मिली है तुम रोज इसी तरह देर से आते हो। क्या बताऊं महाराज, मैं इस कड़ाकी ठंड में लकड़ियां काटने जाना पड़ता है, उसे बेचकर लौट आते आते देर हो जाती है। लेकिन क्या हमारी दी हुई तनख्वाह तुम्हारे घर का खर्चा पूरा नहीं होता? काश हो सकता, मगर क्या बताऊं महाराज, 4 छोटे भाइयों में अकेला सहारा हूँ। और कुछ पल बाद राजा ने कहा। फिर कुछ सोचने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अपने काम पर लग जाओ, कल से हम इस विषय में बात करेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा महाराज। बेचारा कितना मेहनत करता है। नहीं महाराज, मुझे तो यह अव्वल दर्जे का झूठा मक्कार दिखाई पड़ता है। और महाराज, मैंने सुना है ये आलसी है भी पक्का है। इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास महामंत्री जी? जी, प्रमाण तो नहीं है, मगर मैंने राज कर्मचारियों को अक्सर अवसर ही ऐसा सुना है। ठीक है महामंत्री जी, आज रात हम इस बात का पता लगाएंगे कि महल में नौकरी नौकरी के समय कौन कौन कर्मचारी काम चोरी करता है। मैं कामचोरों को सजा देना आपका काम होगा, और मेहनती कर्मचारी को इनाम हम खुद देंगे, जैसा महाराज की इच्छा हो। और के उसी रात महल के दरवाजे पर, साथियों, सारा नगर शहर सो चुका है, हम भी थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर लेनी चाहिए। हाँ, मगर आज रात महल में हम सब की पहरेदारी की बारी किसकी है? सुस्त राम की। मेरी? मगर मुझे तो जोरों से नींद आ रही है, कोई बहाना नहीं चलेगा सुस्त राम। मुझ पर रहम करो भाइयों, सिर्फ आज कोई मेरे बदले पहरा दे दो। मैं तो नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा। जिद मत करो सुस्त राम। और एक सप्ताह में एक बार तुमको एक एक सप्ताह में एक बार तो हमने से एक को जागना ही पड़ता है। तुम्हारी जगह कौन काम करेगा? तुम अपनी तुम सब की यही मर्जी है तो ठीक है, पहरा दिए देता हूँ। हाँ, अब बनिए ना बात। हम अंदर वाली कोठरी में सोने जा रहे हैं, अगर कोई खतरा दिखे तो कोयल की आवाज़ याद आया? हाँ याद है। और जब आधी रात को राजा कूर सिंह महामंत्री के साथ गश्त पर निकली। कमाल है महामंत्री जी, आज तो कोई पहरे नजर नहीं आ रहा। खुर्र, मैं खुद चंकित हूँ महाराज, न जाने सब कहाँ चले गए। खुर्र। और कुछ
और आगे बढ़ने पर, ओह, तो इस तरह होती है महल की पहरेदारी। अरे, यह आवाज़ कैसी? आइए आवाज़ की दिशा में चल कर देखें। कू उ- उससे पहले उस कोठरी पर सांकल लगा दो ताकि कोई ये कम वक्त भाग न सके। जो आज्ञा। वो ठीक है। और यह तो सुस्त राम है। कू, ये क्या हो रहा है? ओह, महामंत्री और आप, पर सारे पहरेदार कम वक्त कहाँ मर गए? उन सब कर्मचारियों को कामचोरी के आरोप में कैद कर लिया गया क्या? पर तुम कोयल की आवाज़ें क्यों निकाल रहे थे सुस्तराम? वे पहरेदारों को यहाँ बुलाने के लिए महाराज। क्या मतलब? महाराज, कुछ देर पहले मैंने उधर झाड़ियों में एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते देखा। शायद वह कोई चोर जासूस रहा होगा। चोर जासूस? जी हाँ महाराज। यह देखकर मैंने सभी पहरेदारों को कोयल की आवाज़ में संकेत देकर खतरे के प्रति सजग करना चाहा। पर वह संदिग्ध व्यक्ति अब कहाँ है? शायद हमारी आवाज़ सुनकर भाग गया खड़ा हुआ होगा, इसलिए तो कोयल की आवाज़ में। मगर वे सब पहरेदार आखिर पह, मगर वे सब पहरेदार आखिर कर क्या रहे थे? सब के सब घोड़े बेचकर सो रहे थे। पहरेदार सो रहे थे। ओह, मैं समझ आया। मेरे संकेत देने पर वे क्यों नहीं आए? क्यों नहीं देखा महामंत्री जी? आपका आलसी और कामचोर नमक हलाल निकला और बाकी सब नमक हराम। वाह वाह रे प्रभु, आज तो बचा लिया तूने एक सच्चे आलसी की नैया। हमारे आदेश है इन सबको तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर कर कारागार में डाल दें और कल सुस्तराम को हम खुद पुरस्कार देंगे। जोगा। वाह रे, वाह रे बेचारे मेरे साथी। और अगले दिन, सुस्तराम, हमें बेहद प्रसन्नता है कि आप ही बताइए महामंत्री जी, उसे किस तरह का पुरस्कार दिया जाए? उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। अधिक बड़ा पुरस्कार उसके हित में ठीक न होगा। इसका कारण? रात को पकड़े गए पहरेदार का कहना है सुस्तराम कल उन लोगों में शामिल था। यानी कि वह कहना चाहते हैं सुस्तराम आलसी कामचोर के साथ साथ अव्वल दर्जे का झूठा भी है। जी हाँ महाराज। कल किस्मत से वह भले बच गया, लेकिन यकीन के साथ साथ उन पहरेदारों के साथ मिला हुआ है। कुछ भी हो महाराज, कल का काम चोरी करते रंगे हाथों पकड़ गए पहरेदारों में शामिल नहीं था। भविष्य में उस पर नज़र रखेंगे। जैसी आपकी इच्छा। एक बात और कहना चाहता हूँ। कहिए। वह आलसी का भाग्य कभी नहीं बदल सकता, चाहे आप पूरा राज्य क्यों ना इनाम में दे दें। क्यों न लगे अताब की बात की भी जांच हो जाए। मैं समझा नहीं महाराज। समय आने दो, आपको खुलकर समझाएंगे। फिलहाल केवल इतना जान लो कि हमारे इनाम देने का नए ढंग इस ढंग नए ढंग से जहाँ सुस्तराम की सच्चाई प्रकट होगी, वहीं आपकी असली भाग्य वाली बात भी पुष्टि हो जाएगी। जैसा आप उचित समझे कर करे। और रात के अपने सैन्य को सुना। उसके साथ उसके साथ उसके साथ ही मेरी भी परीक्षा की घड़ी है। न जाने मुझे कितना नुकसान उठाना पड़े। अब कहाँ है तो करना ही होगा, मगर किस तरह? हाँ, याद आया। एक बाबरपुर का प्रधान अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ा परेशान है। यही ठीक रहेगा। अगले दिन भोर होने से पहले राजा सुस्तराम को वहाँ बुला भेजा। तुम यह पत्र लेकर बाबरपुर के प्रधान के पास जाओ। क्या अभी जाना होगा महाराज? बिल्कुल। और सुनो, यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं राह खर्च के लिए भी रख लो। जो आज्ञा महाराज। मेरी शर्त देखकर प्रधान अपनी लड़की की शादी अवश्य ही सुस्तराम से कर देगा। मगर मर गए। इतनी कड़कती ठंड में वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी कुल्फी बन जाएगी। किंतु नौकरी
किंतु नौकरी करनी है तो जाना ही पड़ेगा, वरना आराम देह नौकरी और कहाँ मिलेगी। और मुझे मुफ्त में तनख्वाह के लिए जाओ और किट 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 किट। हे प्रभु, आज सही सलामत घर पहुंचा देना। और न क्यों न मैं इस काम के लिए अपने मित्र पुष्टराम को सौंप दूं। और पुष्टराम मेरा जिगरी दोस्त है, मना नहीं करेगा। उसके बाद आराम से गर्मा गर्म बिस्तर में चैन की नींद। आह, कौन? मैं हूँ भाई सुस्तराम, दरवाज़ा खोलो। अभी खोलता हूँ भाई। कहो सुस्तराम, आज एकाएक इस समय कैसे आना हुआ? मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ दोस्त, मुझे तुम्हारी अत्यंत आवश्यकता है। अंदर आकर पूरी बात बताओ। सुस्तराम ने हिम्मत हकीकत बयान की और नाक भी सिकोड़ कर बोला, उपराजा, क्या राजा को मेरी कोई और नौकर इस काम के लिए दिखाई नहीं दिया जो मुझे बलि का बकरा बना दिया? काम से जी मत चुराओ सुस्तराम, वरना निठल्लेपन की आदत पड़ जाएगी। तुम राजा के नौकर हो और तुम्हें राजा के हुक्म का पालन करना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी मदद लेने आया हूँ। पहले यह बताओ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो क्या नहीं? हाँ, मैं हूँ तो सही। तो फिर मेरा यह काम तुम कर दो। राह खर्च के लिए यह स्वर्ण मुद्राएं भी तुम रख लो। दोस्त होने के नाते तुम्हारा यह काम कर भी दूंगा, मगर याद रखना, अपने इस आलसीपन के लिए तुम्हें एक दिन जरूर पछताओगे। बस उपदेश मत दो, यह चिट्ठी फौरन रवाना हो जाओ। ठीक है, तुम नहीं मानते तो जाओ। और अब घर चल कर आराम करता हूँ, शाम को ही मैं उपस्थित होऊंगा। मगर राजा को क्या जवाब दूंगा? कह दूंगा कोई बहाना। और उधर यह पत्र आपके लिए महाराज ने भिजवाया, खोल कर देखो क्या लिखा है। प्रधानमंत्री जी, मैं अत्यंत प्रधान जी, मैं आपके पास अत्यंत गरीब व्यक्ति को भेज रहा हूँ, किंतु अगर आप इसकी शादी अपनी बेटी से कर ले तो मैं इसे आधा राज्य देकर इसकी दरिद्रता दूर कर दूंगा। राजा कौर सिंह, वाह, युग तो बहुत सुंदर और बलिष्ठ है। फिर भी जब राजा आधा राज्य देने को तैयार हैं तो भला क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे यह शादी मंजूर है। आओ युग, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। शादी? हाँ, शायद महाराज ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। लो ये पत्र पढ़ो। और पत्र पढ़कर इसे इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं वह नहीं जो ये समझ रहे हैं। मुझे प्रधान जी को सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए। यह सोचकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। अरे बेटा, बातें बाद में होती रहेंगी, पहले चल कर थोड़ा आराम कर लो। और शिव को, तुम बड़े मेरा खड़ा खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुम जाओ, तुम ब्याह की तैयारी करो, जो आज्ञा हजूर। और सुनो, हमारे दामाद के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आओ। अभी लेकर आया मालिक। मगर मेरी बात तो सुनो, शर्माओ नहीं बेटा जी, भरकर खाओ। तुम इन्हें ले जाओ और सुगंधित पानी से नहलाने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाकर विवाह मंडप में ले आओ, जैसी आपकी आज्ञा। मगर का समय नहीं है, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। और फिर चटमंगनी पट ब्याह पुरुषोत्तम राम अपनी बात कहे बिना बहुत मचला, लेकिन उसे ब्याह का इच्छा मान कर खामोश रह गया। और शादी की रस्म पूरी होने पर पुरुषोत्तम डोली अपने नगर की ओर चल पड़ा। उधर राजा कुंवर सिंह, अब तक पुरुषोत्तम काफ़ी अवगत की जा चुकी होगी, शादी भी कर चुका होगा। जब वह दुल्हन के साथ आएगा तो आधा राज्य देकर मैं उसकी किस्मत बिल्कुल पलट कर महामंत्री की बात झूठी साबित कर दूंगा। लेकिन रात होने ही उसका भ्रम टूट गया। अरे, तुम बहुत सिर दुबी वापस लौट आए, क्या मेरी चिट्ठी वहाँ पहुँचाई? दुआई हो महाराज, मैं कल यहाँ से निकलने ही मुझे ठंड लग गई और मैं बीमार पड़ गया, इसलिए नहीं जा सका। क्या बकते हुआ? चिट्ठी कहाँ है? कोई बहुत
ज़रूरी चिट्ठी समझकर मैंने उसे एक अभिन्न मित्र के साथ वहाँ भिजवा दिया। ओह, तो मैं तो इसकी किस्मत पलटना चाहता था, किंतु कमबख्त ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब तो लौटते पर आधा राज्य देना होगा, वरना प्रधान के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। शायद मंत्री ठीक कह रहे थे। कमबख्त उसके सामने मेरी नाक कटवा दी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। प्रधानमंत्री की बात गलत साबित करके रहूंगा। तुम बीमार पड़ गए थे, तुम्हारा क्या दोष, लेकिन तुम्हारे तुमने हमारे काम को अधूरा छोड़ दिया। खैर, तुम जाओ और सुबह जाते समय अपना इनाम ले जाना। अच्छा महाराज। वाह, इसे कहते हैं आम के आम और गुठली के दाम। और सुबह, महाराज मेरा इनाम, यह लो। यह ढोलक? हाँ, आज तुम्हारे सही पुरस्कार है। इसे बजाना घर जाकर। मैं इसे पाकर धन्य हो गया महाराज। ढोलक देकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। ढोलक का रहस्य जानकर फूला न समाएगा। ओह, इतना बड़ा ढोलक होकर भी, इतना बड़ा राजा होकर भी एक ढोलक दी, इससे अच्छा है तो मैं कहीं दी मैं ही इससे अच्छा तो मैं ही था जो इसने खत पहुंचाने के बदले अपने मित्र के 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। चलो, और कुछ नहीं, एक दिन की छुट्टी तो मिली। आज सारा दिन चैन से लंबे बितान कर सोऊंगा। किंतु आज महाराज ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ज़्यादा नहीं तो 100-200 स्वर्ण मुद्राएं ही इनाम दे देते तो क्या, दिया तो क्या, एक ढोलक। और हरिया सुस्तराम को देखा। क्या बात है भैया सुस्तराम, तुम बड़े उदास हो। क्या बताऊं हरिया भाई, जमाना इतना बदल गया है कि आजकल राजे महाराजे कैसी घटिया इनाम देने लगे हैं। क्या हुआ भाई सुस्तराम, पूरी बात बताओ। जब गांव का बनिया हरिया हरिया की पूरी बात बताने सुस्तराम ने कहा, ओ भाई, यह कोई इनाम देने की चीज़ है भला। एक राजा इतनी सस्ती ढोलक इनाम में नहीं दे सकता। ज़रूर ये ढोलक कुछ भेद है होना चाहिए। मुझे इस ढोलक को हथिया लेनी चाहिए। उस और मन ही मन निश्चित कर वह मकारी स्वर में बोला, वाकई भाई सुस्तराम, तुम्हारे साथ तो न्याय नहीं हुआ। अगर तुम चाहो तो ये ढोलक मुझे बेच सकते हो। पूरे 5 रुपये दूंगा। तुम्हें मेरा तुम्हें तो मेरा काम आसान कर दिया। यह ढोलक जाकर माँ को दिखाता तो वह क्या कहती। तो फिर ढोलक का पक्का, यह लो 5 रुपये। अब यह ढोलक तुम्हारी हुई। वाह, यह बनिया निरा मूर्ख निकला। एक बेकार सी ढोलक को 5 रुपये दे गया। 5 रुपये देख कर माँ खुश हो जाएगी। उधर बनिया अपने घर पहुंचा। यह क्या कबाड़ा उठा लाए भगवान, यह कबाड़ा नहीं, मुझे पूरे 5 रुपये में खरीद देकर समझी। भगवान, 5 रुपये इतनी बड़ी रकम तुमने एक सड़े अंडे सी ढोलक के लिए लूट गई। हाय, इतने में तो मेरी एक साड़ी आ जाती। और फिर मुझे नहीं रखना इसे घर में, बाढ़ में गई तुम्हारा ढोलक। क्या कहती हो? वो मेरी बात तो सुनो। वो ढोलक ज़मीन पर गिरते ही, देखो भगवान, हमारे दिन फिर गए। इस में तुम्हें साड़ियों की पूरी दुकान खरीद देने लेना। ही, आप कितने अच्छे हो जी। उधर जब सुस्तराम पुरुषोत्तराम के घर के सामने से गुजरा, यह पुरुषोत्तराम के घर के सामने भीड़ कैसी लगी है, चल कर मालूम करूं। यह सब क्या है दोस्त, तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा, आलसीपन का नतीजा। मैं कुछ समझा नहीं, यह खत पढ़ो, सब समझ जाओगे। और पत्र पढ़ने के बाद सुस्तराम ने अपना सिर माथा पीटा। मैं कितना मूर्ख हूँ, काश यह चिट्ठी को लेकर प्रधान के पास गया था। पुस्तरात की जगह सेरा मेरे सिर बनता और आधा राज भी मिलता। मेरा दुर्भाग्य है। और सुतराम काम चोरी का यह फल होता है कि घर आए भाग्य को तूने ठोकर मार दी, फिर जाकर पहरेदारी करो। सहसा सुतराम को याद आया, कहीं इनाम में ढोलक
से भी तो कोई भेद तो नहीं, इतना बड़ा राजा हो गया, छोटी सी ढोलक मुझे बनिए के पास ढोलक वापस लेकर आनी चाहिए। और यही सोचकर, क्या सोच रहे भाई? कुछ नहीं, अब मैं चलता हूँ। और भागा भागा बनिए के पास पहुँचा। हरिया हो हरिया, कौन है बे? हरिया भाई, मेरी ढोलक मुझे वापस कर दो, ये रह रहे 5 रुपये। क्या? अरे कौन सी ढोलक, कैसे 5 रुपये? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, निकलो यहाँ से। कोई सिरफरा लगता है, धक्के देकर बाहर निकालो। मगर मेरी ढोलक। अरे फुट यहाँ से पुन। सुन, आज के बाद कभी यहाँ नजर आया तो टांगें तड़वा दूंगा। बेचारा सुस्तराम उदास मन से सड़क पर से उठकर घर की तरफ चल पड़ा। और शाम को राजा कुंवर ने उसे पहरे पर देखा। यह क्या? मेरी नौकरी करने की क्या जरूरत थी? लगता है उसे ढोलक का भेद मालूम नहीं हुआ। और जानने की गरज से उसने सुतराम से पूछा, अरे सुतराम, क्या तुमने हमारी ढोलक नहीं बजाई? नहीं महाराज, मुझे कल रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने वह ढोलक बेच दी। क्या बेच दी? कितने की बेची? 5 रुपये की महाराज। यह तुमने क्या किया मूर्ख? ढोलक में तुम्हारे लिए हीरे मोती रखे थे। मुझसे भूल हो गई महाराज, क्षमा करें। अरे ओह, अब समझ आया कि बनिए ने मुझे धुतकार क्यों क्यों भगा दिया। उफ, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। इसका भाग्य बदलने के चक्कर में मेरा नुकसान हो गया है। और अगले दिन, अब तुम यहाँ अब तुम यहीं रुको, अभी आता हूँ। अच्छा महाराज। और राजा चला गया। आज किसी न किसी बहाने मुझे धन देंगे और मैं बेवकूफ़ी का काम कमचोरी नहीं करूँगा। और जैसे ही राजा जी हुक्म देने वैसा ही करूँगा। यह पत्र लेकर सेनापति को दे दो। यह पत्र ले जाकर सेनापति को दे दो। और सेनापति की लड़की तो प्रधान सुंदरी सुंदरी है। और आधा राज्य महाराज मुझे दे। लगता है राजा अब बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। खैर मुझे क्या। और सेनापति के पास पहुंचकर सुतराम ने पत्र उसे दे दिया। और पूरा पत्र पढ़ते ही क्रोधित हो सेनापति ने अपने सैनिक को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस मूर्ख निकम्मे को। मगर मेरा जुर्म तो बताइए सेनापति जी। लो यह पत्र पढ़ो और खुद समझ जाओगे। उस पत्र में तो उसके देवता कूच कर गए। यह आदमी कामचोर आलसी है, पकड़ लो और कारागार में डाल दो। देख क्या रहे हो? लगता है हथकड़ियाँ, और इसे कारागार में डाल दो। नहीं, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। यहाँ भुगतो अपनी आलसीपन की सजा। भू, इतना आलस क्यों दिखाया? और आधा राज्य के मालिक सुस्तराम यह खबर सुनी तो उसके होश उठते। अरे उसे अपनी मूर्खता की ठीक सजा मिली। नहीं, राजा जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे चलकर उन्हें समझाना चाहिए। आखिर उसी मित्र की बदौलत मुझे यह यश और सम्मान मिला है। और वह फुरसतराम तुरंत ही हाथी पर सवार होकर राजा कुंवर सिंह के महल की ओर चल पड़ा। शेर दी, महाराज परशुराम आपसे मिलना चाहते हैं। बे उसे बाइज्जत यहाँ ले आओ। कहो परशुराम, कैसे आना हुआ? आपने सुस्तराम के बारे में बात करनी आया हूँ महाराज। उस कमबख्त का नाम मतलब मेरे सामने। उसकी किस्मत बदलने के चक्कर में मैंने अपना बहुत नुकसान किया है। मैं जान गया हूँ कि उसकी किस्मत में नहीं है। राजा ढोलक वाली घटना सुस्तराम को बताई। क्षमा करें महाराज, दोष उसकी किस्मत का भाग्य का है, बल्कि वो अपने आलसीपन और मूर्खता का फल भुगत रहा है। ठीक, यह सच नहीं है। मैंने कई बार उसका भाग्य बदलना चाहा, किंतु सब उसके भाग्य वह अपने भाग्य से ही है ही नहीं, तो उसे देना चाहता था। उसके लिए यही सजा उपयुक्त है। आप इस समय क्रोध में हैं महाराज, और क्रोध देवता तक अपना होश खो बैठते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, भाग्य वाली बात एकदम गलत है। मेहनती व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और अभागा
वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि वह अपना आलसीपन छोड़ दे तो अपना भाग्य बदल सकता है। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का वक्त देते हैं। तुम यह बात सिद्ध कर सकते हो, अपने राज्य से आज़ाद होना पड़ेगा। ठीक है, मुझे वह आपकी शर्त मंजूर है। मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? आपने सुल्तान को तुरंत आज़ाद करना होगा। ठीक है। और राजा के आदेश पर सुस्तराम को आज़ाद कर दिया गया। सुस्तराम को लेकर वह अपने महल की ओर चल पड़ा। देखो, तुमने यह सब तुम्हारे आलस का नतीजा है। क्या अब भी समय है? अगर चाहो तो तुम्हारा भाग्य अब भी बदल सकता है। मुझे और शर्मिंदा मत करो मित्र, कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी सुस्ती नहीं दिखाऊंगा। और फिर दिन गुजरते गए। एक दिन महाराज खबर में लिए शत्रु आक्रमण की तैयारी कर रहा है। वो युद्ध की तैयारी में जुट जाओ और जाने जाने कब हम पर आक्रमण का सामना करना पड़ जाए और परशुराम जी को भी इस खबर से आगाह कर दिया जाए। आशा के विपरीत दुश्मन एकदम अचानक हमला कर दिया। दुश्मन आगे बढ़ता चला रहा है। महाराज, यह तो वाकई बुरी खबर है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और युद्ध के मैदान में हाँ, मारो मारो मारो, तड़ाक कचाक। वाह, कितना बहादुर नौजवान है! यह कौन है? थोड़ी ही देर में दुश्मन सेना के पांव उखड़ गई, बच न पाई। अरे, अब मुकाबला करना मुश्किल है, भागो। अगले दिन परशुराम जब राजा कुंवर सिंह से मिला, दुश्मन का कोई भरोसा नहीं महाराज, न जाने कब फिर आक्रमण कर दे। हम समझे नहीं, तुम क्या कहना चाहती है परशुराम? इस समय दुश्मन बौखलाया हुआ होगा। अगर हम उस पर आक्रमण कर दें तो वह अवश्य हमारी जीत हमारी होगी। मगर हमारे सेनापति जी बहुत बुरी तरह घायल हो गए हैं। सैनिकों को मार्गदर्शन कौन करेगा? उसका उपाय मैंने सोच लिया महाराज, आप निश्चिंत रहिए, आप केवल आज्ञा चाहिए। ठीक है, होशियारी से, आप बेफिक्र रहिए महाराज। और सिर दी। एक एक नदी किनारे पहुंचकर सैनिक का काफिला। देखो, हमारे गुप्तरों का अनुमान है नदी के उस पार दुश्मनों ने डेरा डाल रखा है। सावधानी से उस पर हमला करना है। हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है। और फिर दुश्मन को हमारी ओर से बेखबर है आक्रमण। और फिर दुश्मन धड़ाक। और इससे पहले कोई संभल पाता? फिर दी। खबरदार, जो हिले तो गर्दन कलम कर दूंगा। और दुश्मन को बंदी बना लिया। विजय हमारी हुई। और राजा कुंवर सिंह के महल में बधाई हो महाराज, हमारी जीत हुई। क्या यह सच है? पर तुम यह सब हुआ कैसे? मेरे एक बहादुरी एवं एक योग्य सैनिक के कारण ये जीत का सेहरा बांधे। बस अब राजधानी पहुंचने वाला है। ओह, हम उनसे ज़रूर मिलना चाहेंगे अवश्य। और शाम को मेरे भरे दरबार में। यह तो वही सैनिक है महाराज। अरे, यह तो वही है। प्रणाम महाराज। हम तुम्हारी बहादुरी अपनी आंखों से देख चुके हैं युग, पर तुम अपने चेहरे पर क्यों ढका हुआ है? क्षमा कीजिए महाराज, ऐसा करने का हुक्म मैंने दिया था। तुमने, मगर क्यों? इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, परंतु इससे पहले इसकी सूरत देख लिए। और अगले ही पल सुस्तराम महाराज। और महाराज, मैंने आपकी बात सिद्ध कर दी। तब कल तक जिसे आप पूर्ण जाहिल, आलसी, अभागा कहते थे, आज उसी के कारण हमारी शानदार फतेह हुई। इसका तो भाग्य बदल दिया। और तुम छुपे रुस्तम निकले सुस्तराम। यह सब महाराज आपके आशीर्वाद का प्रताप है महाराज। दरअसल मुझे एक नई राह तो आपने ही दिखाई है, अन्यथा पहले मैं था क्या? और फिर सुस्तराम ने घोषणा की, इसी खुशी के मौके पर अपने हिस्से का राज्य और उसकी वास्तव सुस्तराम ही मालिक है और सुस्तराम को सौंपता हूँ। सुस्तराम जिंदाबाद। हम तुम्हारे इस फैसले का स्वागत करते हैं परशुराम। वाह महाराज
कुंवर सिंह जिंदाबाद। और फिर राजा कुंवर सिंह ने सुस्तराम को आदि राजा का अधिकार बनाते हुए उसकी शादी सचमुच सेनापति की अत्यंत रूपवती बेटी धूमधाम से करवा दी। समाप्त दोस्तों।